नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चुनाव योग में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव का आगाज अब होने जा रहा है। शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसके बाद देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 11 पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आचार संहिता लागू हो इससे पहले बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम जारी कर दिए हैं, तो कांग्रेस अभी 6 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतार सकी है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी जहां सभी 11 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी यही दावा करती नजर आ रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के नेता। लोकसभा चुनाव का शंखनाद, शनिवार से आचार संहिता होगी लागू। चुनाव आयोग ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट, बीजेपी 9 तो 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। 2019 में 3 चरणों में हुई थी वोटिंग। 11 अप्रैल 2019 को बस्तर में वोटिंग, 18 अप्रैल 2019 राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, 23 अप्रैल को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। 2019 के छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली 50.7% वोट। बीजेपी ने 2019 में छत्तीसगढ़ की 9 सीटें जीती। कांग्रेस ने 40.9% वोट शेयर प्राप्त किए। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 2014 के चुनाव में मिले 48.7% वोट। 2014 में बीजेपी ने जीती थी 10 सीटें। यूथ कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में जब पार्टी के हार हुई थी, उसके बाद से लगातार जमीनी स्तर में काम करना चालू कर दिया है। हर हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री निवास से घेराव किया। आप लोगों ने देखा इतना जबरदस्त हम लोगों ने घेराव किया। और आज भी हमारा जो बैठक था इसीलिए है कि केवल रोजगार के मुद्दे पे बात होगी। और कल जो राहुल गांधी जी ने मास्टर स्ट्रोक दिया है कि एक तरफ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के नाम पर चला गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि पहली नौकरी पक्की, और युवाओं को जो है गारंटी दी है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए सालाना स्टार्टअप। इन सब मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस के लोग जो है आम युवा के पास जाएंगे, महाविद्यालय में जाएंगे। हम लोगों ने कार्यबद्ध योजना बनाई है कि NSOI कॉलेज में जाएगी, यूथ कांग्रेस जो है जो महाविद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं उनके पास जाएगी, और केवल एक ही मुद्दा है रोजगार। पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी जो रणनीति है पोलिंग बूथ से लेकर पन्ना प्रभारी तक हमारे हर स्तर पर कार्यकर्ता हैं, वो 24 आवर हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो कल जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर देगा। इसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, 9 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 कांग्रेस के कब्जे में हैं। और जैसा कि अभी परसेंटेज के बारे में हमने बात की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 50.7% बीजेपी और 40.9% जो है कांग्रेस को वोट मिला था। आज नोटिफिकेशन जारी होने से के पहले यानी कि बीजेपी ने 11 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 6 पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। आज चूंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस लिहाज से राज्य में क्या कुछ तैयारियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही हैं, पूरा आज हम ब्यौरा लेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू जी बीजेपी प्रवक्ता, संदीप दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे एहतराम साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे 11 की 11 सीटों पर आपने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और 11 की 11 सीटें जीतने का दावा आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। सवाल यहां पर यह है कि अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कल हो सकता है कि 4 तारीखों का ऐलान हो जाए, कुछ ही घंटे शेष हैं अब तारीखों के ऐलान में। ऐसे में
बीजेपी अब जो अपने नए घोषणाएं करने वाली थी और जी तमाम, ये तो इन सब पर तो पूरी तरह से बैन लग जाएंगे। क्या आपकी अब तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, ये जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा इसके बाद से? एहतराम साहू जी। नमस्कार जी नमस्कार। दुबे जी, नमस्कार। जी एहतराम साहू जी, माफ कीजिएगा, आपकी जो आवाज है ये हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। नहीं, एक बार और आप अगर कुछ बोलें तो हो सकता है कि आपकी आवाज सही हो गई हो। जी एहतराम साहू जी। चलिए, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज जो वास्तव में रुक रुक करके आ रही है, हो सकता है कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। संदीप दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अब तारीखों का ऐलान होने वाला है, कुछ ही घंटे शेष हैं। दुबे जी, कांग्रेस ने अभी तक जो है सिर्फ 6 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में उतारे हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह की तैयारी है? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपको एक परसेप्शन जो बीजेपी या मीडिया बना रही है, जो कानूनी थोड़ा गलत भी है, क्योंकि ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपका कहना यह है कि चुनाव आयोग का जो शेड्यूल डिक्लेयर होने से पहले जो है पार्टी को प्रत्याशी डिक्लेयर करना, ऐसा नहीं है। पार्टी को यह अधिकार है कि बी फॉर्म जिस दिन अंतिम तिथि रहता है जमा करने का, जिसमें अधिकृत प्रत्याशी के लिए ए फॉर्म और बी फॉर्म आता है, उस बी फॉर्म जमा करने तक के प्रत्याशी में घोषित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरी बात जो है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि 11 में 2 सीट हमारी थी, 9 सीट भाजपा की थी। तो लोकसभा के हिसाब से तैयारी हमारी एक अलग टीम बहुत समय से कर रही थी, जब हमारी सरकार थी तब भी, और हम इस बारे में बहुत ज्यादा सतर्क थे, विजिलेंट थे, देखे भी थे। तो हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कुछ सीटों पर अभी डिक्लेयर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है, तो हर पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी के लोग हो, वो अब प्रत्याशी जो इनके घोषित हो गए हैं, उनकी जातिगत समीकरण, उनका अपना समाज में प्रभाव, उस लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव, उनका बैकग्राउंड है ना, उनकी ताकत, ये सब का अंदाजा लगाकर डिसीजन होगा जी। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 या 2 दिन में, आज या कल पर में इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दिया कि बी फॉर्म तक के पार्टी चेंज कर सकती है जी। वो तो आपका अधिकार है, वो तो पार्टी का अधिकार है, लेकिन एक तरह से ये भी माना जाता है कि जो पार्टियां जल्दी से अपने प्रत्याशी उतार देती हैं तो प्रत्याशियों को अपनी तैयारी करने का मौका मिल जाता है। इस लिहाज से हमने पूछा था, अन्यथा और कुछ पूछने का आशय नहीं था कि अगर तो ये निश्चित आप ठीक बोल रहे हैं। हमने कुछ प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं जो लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशी का होना बाकी है, तो ठीक है, भाजपा ने 5 दिन पहले या 7 दिन पहले कर दिया। अल्टीमेटली ये नहीं देखा चाहता आप अभी कम से कम 2001 से या 98 से जो परिस्थिति देश में बदली है कि लोकसभा और विधानसभा में चूंकि वोटर्स भी बहुत विजिलेंट हो गया है। आप ये मत समझिए कि गांव का वोटर्स अगर एक पार्टी को दे रहा है तो एक ही पार्टी को ही हर में देने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपना डिवाइड कर लिया है कि कहां पे विधानसभा में किसको करना है, नगर पालिका में किसको करना है, और ये सब जो है वो प्रत्याशी, परिस्थिति और सब चीज पर निर्भर करके वोट देता है। तो उस अनुसार से कांग्रेस भी जो प्रत्याशी की घोषणा है, ये सबको दिमाग में रख के कर रही है।
और अब तो चूंकि चुनाव का डिक्लेरेशन हो ही जाएगा, नॉमिनेशन 4-5 दिन में भरना चालू हो जाएगा, तो सारे स्थिति क्लियर हो जाएगी और मैदान में हम हैं, हम रहेंगे और लड़ेंगे। हमारा वोट प्रतिशत भी अच्छा है, इस जी। बार और वोट ठीक प्रतिशत है। बढ़ा है और हम ज्यादा सीट पाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हर राजनीतिक दलों की इच्छा होती है और आपने भी, और इसीलिए जो है कार्यकर्ता काम भी करते हैं, रणनीति भी तैयार की जाती है। एहतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार जब हम आपके पास आए थे तो आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। तो एहतराम साहू जी, जैसा कि अभी संदीप दुबे जी ने कहा कि हम चूंकि अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार लिए हैं, तो अब उनके सापेक्ष हम ये देखेंगे कि भाई कौन से जातीय समीकरण सही बैठते हैं, कौन सा समीकरण उन्हें दबा सकता है, ये देखते हुए हम ये करेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये तो आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं कि पहले प्रत्याशी उतार दिया, अब उसको देखते हुए ये कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी। एहतराम साहू जी। देवेंद्र जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन रुक जा रही है बीच बीच में। जी, आप बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जन सेवा है और भारतीय जनता पार्टी की सर्विस और जाति समाज, इसको लेकर भारतीय जनता प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी, चलिए एहतराम साहू जी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी आवाज जो है ना बहुत कट करके आ रही है, हमें ही समझ में नहीं आ पा रहा है, तो हमारे दर्शक क्या समझेंगे। तो हम थोड़ी देर बाद आपके पास आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय शेखर, हम आप से यही पहले जानना चाहेंगे कि देखिए नोटिफिकेशन तो आज जारी हो गया है, लेकिन तारीखों का ऐलान भी कुछ घंटों बाद यानी कि कल हो सकता है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि तारीखों के ऐलान हो जाने के बाद हमें आप यह बताइए कि अब पार्टियां क्या क्या नहीं कर पाएंगी। पार्टियों की बात तो नहीं है, सामान्य आचार संहिता रहती है जो ज्यादा, हालांकि पार्टियों के लिए आंशिक तौर पे रहती है कि उस तरह से कुछ आप जो ऐसे शब्द जो कि आचार संहिता के विरुद्ध हैं, ऐसे भाषण, ऐसे वक्तव्य न जारी करे जो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करे और जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम करे। ये राजनीतिक दलों के लिए रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार पर असर पड़ता है। जो सरकार जहां रहती है, सरकार के पास सारे जितने भी काम होते हैं, जितनी भी घोषणाएं होती है, वो सारी चीजें बंद हो जाती है। सरकार कोई नया काम नहीं ले सकती है, कोई नया घोषणाएं नहीं कर सकती है। केवल आचार संहिता से पहले जो काम का ऐलान हो चुका है, जिसका और केवल ऐलान नहीं, जिसकी विधिवत मंजूरी हो चुकी है, ऐसे काम को वो कर सकती है। और जो अत्यावश्यक कार्य है, ऐसे काम को कर सकती है। बाकी कोई ऐसे ऐलान या ऐसे काम नहीं कर सकती है जिसका असर चुनाव पर पड़े या जिससे जनता प्रभावित हो और मतदाता प्रभावित हो करके वोट किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में करे। इस तरह से कोई भी घोषणाएं, इस तरह से कोई भी चीजें जो है वो नहीं कर सकती है सरकारें। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें तो आज कल 2 बजे से पहले तक राज्य सरकार के पास समय है कि वो जो भी अभी तक घोषणाएं की है उसको अमली जमा पहना दे। अगर अमली जमा कल 2 बजे तक नहीं पहना पाएगी तो उसके बाद नहीं कर सकती। नैतिक रूप से ये रहता है कि उसके बाद कोई आदेश भी उस तरह से जारी न हो सके, लेकिन सामान्यतः बैक डेट में कुछ आदेश जारी हो जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन ये काम चलता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो पूरी तरीके से सरकार का कामकाज जो नए कामकाज के संदर्भ में है वो रुक जाता है। राजनीतिक दलों पर भी आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है, तो उसको बोलने में, अपने कार्यक्रमों में, क्योंकि आचार संहिता का दायरा लग जाता है तो आपको खर्च
की सीमाएं सभी राजनीतिक दलों के लिए तय है, सभी प्रत्याशियों के लिए तय है। तो आप अनाप शनाप खर्च भी नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार जो है आपको एक दायरे में करना पड़ेगा, सभाएं जो है वो एक दायरे में करनी पड़ेगी, गाड़ियों का काफिला और बाकी लाव लश्कर उसको बड़ा नियंत्रित रखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आचार संहिता के दायरे में आता है और चुनाव खर्च के दायरे में आता है। तो ये आम राजनीतिक दलों के लिए भी ये चीजें लागू होती है। और जैसे अगर कोई प्रत्याशी है, प्रत्याशी का खर्च तो जुड़ता ही है, लेकिन प्रत्याशी के क्षेत्र में जैसे किसी लोकसभा क्षेत्र में कोई दूसरा भी अगर नेता जाकर के वो चुनाव प्रचार कर देता है तो भले ही वो उसमें नहीं हो, नॉलेज में नहीं हो, लेकिन अगर ऑब्जर्वर उसको नोटिस कर लेता है तो उसके खर्च में वो जुड़ जाता है, क्योंकि वो उसके मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काम कर रहा है। तो सभी राजनीतिक दलों को इस बात को देखना पड़ता है, सभी राजनेताओं को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बदलेंगी कल चुनाव आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद। जी, तो ये चीजें सारी बदलने वाली हैं और राजनीतिक दलों को अपने कुछ भाषणों में जरूर कंट्रोल करना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हम बहुत ही ठोक बजा करके अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जल्द ही उतारेंगे, और हमारी बाध्यता है, वो राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है कि कब अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन आचार संहिता लग जाने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर ने कहा कि जो है भाषणों में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होती है, कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाएं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जुबान फिसल जाती है, निकल जाते हैं। तो क्या पार्टी ने अपने नेताओं को पहले ही हिदायत दे रखी है कि इस तरह की कोई बातें न निकलने पाएं, या इस तरह की सावधानियां बरतने की बातें की गई हैं? आपको मैं एक बात बता दूं, कल जैसे ही डिक्लेरेशन होगा जी, उसके बाद एक कंपोडियम निकालती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी, जिसको माने गाइडलाइन मार्गदर्शिका बोल सकते हैं। उसको जाके हर पार्टी को चुनाव आयोग से लेना पड़ता है, और उसका जो एक एक सेट तो वो देते हैं, उसके बाद आपको और खरीदना है तो उसका एक मिनिमम प्राइस है। वो कंपोडियम का भी जो वो है पेज करीब 1200-1400 पेज का रहता है। और जी, अभी बोल रहे थे कि कुछ काम अभी और हो सकते हैं, कल 2 बजे तक के, और डेट में भी हो सकते हैं। आज चुनाव आयोग ने अपना एक डिक्लेरेशन कर दिया है कि कल हम वो कर रहे हैं, अब ये आज से कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो ये ट्रांसफर किए थे, वो ट्रांसफर के संबंध में गाइडलाइन अलग से चुनाव आयोग ने पहले ही 10 दिन पहले जारी कर दिया। तो आज हाईकोर्ट ने इंटरफेयर करके करीब करीब 151 केस में ट्रांसफर को निरस्त कर दिया, जो चुनाव आयोग आचार संहिता के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा था। क्योंकि सरकार बहुत जल्दी में है, मतलब सरकार को ऐसा लगता है कि ये अधिकारी बायस्ड है या इस अधिकारी से हम काम नहीं करा पाएंगे। तो आज तो छत्तीसगढ़ सरकार को झटका लगा है। और दूसरी बात जो है, काम की रही बात कि काम का डिक्लेरेशन का, ये मतदाताओं को अभी चुनाव में बहुत प्रभावित नहीं करता। मतदाता तो ये देखेगा क्योंकि अभी लाभ क्या हुआ। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो केंद्र से लाभ के बारे में सोचेगा कि गैस सिलेंडर की क्या पोजीशन है, पेट्रोल और डीजल का हालत क्या है, महंगाई की क्या हालत है। ये सब उसके लिए व्यक्तिगत मुद्दे हैं। मैं पार्टी से अलग बात कर रहा हूँ, इन सबों को वो देखेगा। क्योंकि मैं पिछली सरकार में एक पद में रहा हूं, तो मैं बहुत नजदीक से अधिकारियों से मिलने का, काम करने का मौका लगा है। मैं लीगल उसमें था। तो मैंने ये देखा है कि सरकार जिद में माने कोई काम के लिए जारी तो कर देती है, लेकिन ये अधिकारी उस पर काम नहीं करते। ये जानते हैं कि चुनाव आयोग इस बीच में क्या कर सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चुनाव आयोग को पूरे अधिकार सीज कर लेती। इवन जो है, अगर किसी का ट्रांसफर हो गया है तो रिलीफ भी तब होगा जब चुनाव आयोग कहेगा। तो बहुत सारे अधिकार उस समय काम करने लग जाते हैं। तो
काम का तो अब नहीं हो सकता। अगर कोई शिलान्यास कर भी दे तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला। और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल का दो चुनाव अब आप देखेंगे 96 और 98 या 95 के बाद से मतदाता दोनों को अलग करने लग गई है। ऐसा नहीं, यही मतदाता बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद जो है कांग्रेस को जिता दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जो 3 सीट से 13 सीट में गिर गई। तो बहुत सारे माने परिस्थिति बनते हैं। तो ये मतदाता का जो पर्व है, मैं कह सकता हूँ, एक पार्टी से अलग मैं बात कर रहा हूँ, एक मतदाता का पर्व है। वो मन में क्या सोचता है और वो क्या करने वाला है। ठीक है, अब मैं पार्टी के विषय में बात करूं कि जो ये अहंकार में मोदी की गारंटी कह रहे हैं और 400 पार की बात जो कर रहे हैं, ये मतदाताओं को पसंद नहीं आएगा। आप अहंकार मत पालें। आप 38 पार्टी के कोalition गवर्नमेंट है, उसके बाद तो आप 290 सीट 288 सीट पिछले बार पाए थे। आप आज 400 सीट की बात कर रहे हो और आज जैसे 2 रुपए पेट्रोल का दाम कम करके किसको क्या देना चाह रहे हो। तो बहुत सारे इशू है जो अब उभर के आएंगे। अब एक सरकार एक जगह उभर जाएगी। अब जो 3 महीने में ये काम की बात करेंगे कि हम 3 महीने में क्या काम किए, उसको इनको मतदाताओं को बताना पड़ेगा। हम बताएंगे कि ये चुनाव के समय जो, क्योंकि आजकल तो वीडियो और ऑडियो है, सबके पास उपलब्ध है जी। चुनाव के समय इन लोगों ने क्या क्या बोला कि हम सबको, सभी महिलाओं को देंगे, कलेक्टर की पत्नी को तक महतारी वंदन का पैसा देंगे, हम 500 रुपए सिलेंडर सबके लिए देंगे, और हम क्या बोलना चाहिए, ये जो 3100 रुपए जो धान का की है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो अमाउंट भी जिस समय धान बेचने आएगा उसी समय तत्काल नगदीकरण करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव के, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आएगा कि किसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और ईडी के छापे के बाद कैसे जो है वो चंदा दे दिया पार्टी को है, उसके बाद वो ईडी का छापा नहीं पड़ा। और बहुत सारे, अभी तो पता चल रहा है कि एक कंपनी जो है पाकिस्तान की है, उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, उसके 7 दिन बाद पुलवामा में घटना हुआ। तो बहुत सारे अभी मुद्दे हैं। अब जो है, अब चूंकि ठहर जाएगा और लड़ेंगे। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे थे कि आप एक थोड़ा से माने एक शालीनता स्तर तो रखना पड़ेगा। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में अभी लोगों ने क्या किया है, कार्टूनिस्ट से ना वेग एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक पूर्व मंत्री जो है जमीन कब्जा कर रहा है, ये जो है ये कर रहा है। तो इस प्रकार के जो ओछी अब तक कर चुके हैं, ये अब इस पर रोक लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग अगर फेयर काम करेगी तो निश्चित रूप से वो चुनाव आयोग का उल्लंघन माना जाएगा। ये जो 2-3 दिन से कार्टून अपने बीजेपी अपने पोस्ट में जो डाल के कर लिए। चलिए, तो अब चुनाव की उम्मीद करते हैं कि फेयर चुनाव हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी उम्मीद करनी भी चाहिए। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, जैसा कि अभी संदीप दुबे जी ने ये बातें कही हैं कि 10 दिन पहले ट्रांसफर हुए थे, और हमें ये लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद ही काम पर ब्रेक लगता है। लेकिन जो 151 ट्रांसफर की आप संदीप दुबे जी बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर हुए उसको कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। तो ऐसे में अगर जो कोई काम जल्दी जल्दी घोषित भी करती है सरकार, तो क्या अगर जो विपक्षी पार्टी चाहेगी तो इसी आधार पर उसे भी तो अवैध घोषित करा सकती है? देखिए, उसमें जो प्रकरण है वो 280 अधिकारियों का है, जिसमें तहसीलदार है, नायब तहसीलदार 280 जो राजस्व 151 कोर्ट आए थे, आज ही ऑर्डर हुआ है। जी जी, नहीं, टोटल उसमें जो मेरी जानकारी है वो 280 के आसपास है टोटल। हाँ, हो सकता है संख्या में कम। आप कोर्ट में है तो आप ज्यादा अच्छा बता करेंगे। ठीक है। तो ये दरअसल मसला ये था कि
चुनाव प्रक्रिया जब शुरू होती है वो केवल आचार संहिता लागू होने से नहीं होती है। चुनाव की तैयारी उससे पहले शुरू हो जाती है। इलेक्टोरल और प्रोसेस चुनाव की चलता है। तैयारी जब शुरू होती है तो इलेक्शन कमीशन की ओर से राज्य का जो इलेक्शन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनके तरफ से एक निर्देश जारी किया गया था कि निर्वाचन कार्य में लगे हुए जो अधिकारी हैं उनका कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी बीच में राज्य शासन ने इन तमाम अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसके बेस पे मेरी जानकारी में उस पे पिटीशन लगा और उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे तमाम लोगों को जो है वहां से उनके तबादले को निरस्त कर दिया है। जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, राजस्व निरीक्षक है, ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं चाहे वो मतदाता जो निर्वाचन का जो लिस्ट है उसको नामावली में निरीक्षण में लगे रहते हैं, उसको ठीक करने में लगते रहे, वोटर आईडी को ठीक करते हैं, तो उसके बीच में इनका तबादला नहीं हो सकता जी। उसके बीच में और जो संबंधित अधिकारी है उनका तबादला नहीं हो सकता। और उसमें चूंकि राज्य शासन ने किया है जानकारी में, इसी वजह से उसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया जी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एहतराम साहू जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक बार फिर हम आपका स्वागत करेंगे और यही अपेक्षा होगी कि हम तक आपकी आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है या नहीं, जरा एक बार जरूर कुछ बोल करके हमें बता दीजिए तो हम अगला सवाल आपसे करें। जी एहतराम साहू जी। देवेंद्र जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार एहतराम साहू जी, आपकी आवाज आ रही है और सवाल आपसे यही है कि जब निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती, ऐसा निर्वाचन आयोग का आदेश है, ऐसे में 280 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले आपने किए क्यों? सबसे बड़ा सवाल जिसे कोर्ट ने आज निरस्त कर दिया। देवेंद्र जी, स्थानांतरण एक सख्त प्रक्रिया है और कारण है, जैसे जो अधिकारी 10 साल तक आते हैं तो प्रशासन का ही शासन का ही नियम है, उनको स्थानांतरण किया जाता है। माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है वो तैयार है और उनके जो आदेश की हम अवमानना नहीं करेंगे, हम उनके आदेश को बराबर मानेंगे। अभी पिछले आपके सवालों का जवाब मैं दे दूं देवेंद्र जी कि आपने निर्वाचन संबंधी जो हमारे प्रत्याशी से बात कही थी, तो मैं आवाज के कटने के कारण जवाब नहीं दे पाया। जी भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करते हुए कभी नहीं सोचते कि हम प्रत्याशी किसको खड़े करेंगे, हमारे लिए किस जाति, किस धर्म, कौन सा बड़ा नाम का चेहरा, कौन सा चेहरा, ये भारतीय के लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2 मार्च को छत्तीसगढ़ में अपने ग्यारहियों की घोषणा कर दी। आज हमारे प्रत्याशियों का हुए कांग्रेस बड़ा मुश्किल से प्रत्याशियों की, उसके बाद 5 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी। वो जितना भी गुना भाग कर ले, जितना भी गणित लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता के और जो विगत एहतराम साहू जी आज आपकी एहतराम साहू जी आज आपकी जो आवाज है पता नहीं क्यों रुक रुक करके आ रही है, अब क्या दिक्कतें हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक छोटा सा सवाल हम जरूर लेना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर से। और डॉक्टर संजय शेखर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब तो चुनाव की घोषणा कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही घंटे हैं शेष जिसके बाद हो जाएगी। सवाल यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में जो है नक्सली समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए चुनाव आयोग को काफ़ी सतर्क रहना होता होगा वहाँ पर, और पोलिंग पार्टियों को भेजने की भी जो है काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती होंगी। तो ये स्थितियां जो हैं, इस बार की क्या तैयारी है चुनाव आयोग की कि
कुछ पता लग पाया है आप लोगों को कि किस तरह से सुरक्षित चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव करा सके? जी, निश्चित तौर पर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय की तैयारियां है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव कराने की योजना है। एक चरण में बस्तर और राजनांदगांव से लगा हुआ जो पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है, उसको कोशिश की जा रही है कि उसकी चुनाव एक उसमें हो, एक चरण में हो, और बाकी जो बचे हुए छत्तीसगढ़ का भाग है उसको अन्य 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। दरअसल जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर तो छत्तीसगढ़ में काफी फोर्स है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो छत्तीसगढ़ के भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनका छत्तीसगढ़ से भी दूसरे राज्यों में मूवमेंट होता है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव कराना है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए फोर्स के डिप्लॉयमेंट की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज का इस समय जो डिप्लॉयमेंट होता है पूरे देश के स्तर पर होता है, और उसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में जो फोर्स की स्थिति रहेगी उसको मद्देनजर 3 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। जी, तो इसी के साथ समय भी इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव योग आ चुका है और कुछ ही घंटे बाद लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा यानी कि तारीखों की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी और फिर अब जो है चुनाव प्रचार जो पार्टियां हैं जो जोर से करेंगी उनमें और तेजी दिखेगी और भी देखने वाली बात होगी कि और क्या क्या होता है। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग कितनी तैयारियां कर रहा है हम लगातार इसमें बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ हुआ, चुनाव आयोग ने क्या कुछ किया और सरकार ने क्या कुछ किया, हम इस कार्यक्रम में आपको बता चुके हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।